हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। सितंबर एग्ज़ाम आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं, मुझे पता है। मैंने अपने रिवीजन लेक्चर सारे के सारे विद नोट्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप वो देख सकते हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में रिलैक्स कर सकूं, ठीक है। अब जो नई रिक्वायरमेंट आ रही है बच्चों की वो दो आ रही है। नंबर 1, सर आप हमें प्लीज़ गाइड कीजिए हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन एग्जाम, और एक आरटीपी के बारे में, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं बेटा, मैं पर्सनली कभी भी आरटीपी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। मतलब ये मेरी पर्सनल व्यू है, ऐसा नहीं है कि आरटीपी इंपॉर्टेंट नहीं होते। पर्सनली इसलिए नहीं देता, आरटीपी में आईसीआई कई क्वेश्चन ऐसे डालती है जो मुझे लगता है कि बड़े इररेलेवेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उनका लेवल कुछ ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ज्यादा अच्छे पर्सनली अगर मुझे मटेरियल पूछो तो सजेस्टेड आंसर होते हैं बेटा। सजेस्टेड आंसर वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर ने पास्ट में पूछे हुए हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें मैंने हालांकि आरटीपी और एमटीपी सारे कवर किए होते हैं, बट मेरा मेन फोकस सजेस्टेड आंसर पे रहता है, क्योंकि आईसीआई इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछती है। बट स्टिल देखिए, अगर आरटीपी में लगभग नॉर्मली 25 के करीब क्वेश्चन होते हैं, अगर हम उन 25 क्वेश्चन को पढ़ के जाएं और एग्जाम में उन 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी आ गए, 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए बोनस है। बट अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ आरटीपी पढ़ के चला जाऊं लेटेस्ट वाला सर, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, तो बेटा देखो नहीं हो पाओगे। आरटीपी आपको रिवीजन करवाने के लिए ठीक है, आपको पता लग जाता है, आप असेस कर सकते हो मेरी तैयारी कितनी है। पर आरटीपी पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता, ये मेरी पर्सनल राय है। बट स्टिल हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, 5 नंबर भी फ्री के आ रहे हैं, 10 नंबर भी फ्री के आ रहे हैं, तो जरूर हमें कोशिश करनी चाहिए उसके लिए। तो मैं आपको लेटेस्ट आरटीपी करवा रहा हूं सितंबर अटेम्प्ट का। ये आईसीआई की साइट पर अवेलेबल है। अगर आपके पास आरटीपी नहीं है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको ये कॉपी भी अभी शेयर करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया रिवीजन में ये चैप्टर बहुत छोटा है और एग्जाम के हिसाब से बोझा वेटेज नहीं है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द हिरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। तो ये क्वेश्चन आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में हाईएस्ट पोजीशन जो होती है वो किसकी होती है, सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही होती है। 26 जनवरी 1950 को पहली बार इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुई थी। सीजेआई को क्या क्या पावर है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 126 में लिखा हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच जो है उसमें इनिशियली 7 मेंबर थे। प्रिंसिपल बेंच में इनिशियली 7 मेंबर थे, जो कि अब बढ़कर कितना हो चुके हैं, 34, ड्यू टू वर्कलोड, ठीक है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ चाहिए तो आपको रिट फाइल करनी पड़ेगी आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 32 में आपको पावर है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ चाहिए तो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले सकते हो। हाई कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक हाई कोर्ट होनी चाहिए। हालांकि इंडिया में 6 स्टेट ऐसे हैं जो शेयरिंग बेसिस पे हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, ओके। तो हाई कोर्ट जो है वो हर स्टेट में एक होनी चाहिए। ये कहां लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 214 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। हाई कोर्ट को 3 पावर होती है, अपीलेंट, ओरिजिनल और सुपरवाइजरी पावर। हालांकि सुपरवाइजरी पावर जो होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है। अगर आपको हाई कोर्ट से रिलीफ चाहिए तो आपको रिट फाइल करनी होगी आर्टिकल 226 में, क्लियर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होती है और यहां पर सिर्फ सिविल सूट सुने जाते हैं। सिविल सूट अप टू ₹2 करोड़, अगर 2 करोड़ तक की अमाउंट है तो यहां पर सिविल सूट यहां सुने जाएंगे। इससे ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो होती है मेट्रो सिटी में होती है, जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा होती है, ठीक है। और जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होती है उसको भी 2 हिस्सों में उसके जज 2 होते हैं, 2 हिस्सों में होते हैं। एक तो चीफ मैजिस्ट्रेट होता है और एक नॉर्मल मैजिस्ट्रेट होता है, जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जिसको बोला जाता है।
हालांकि सिर्फ इतना ही दे रखा है, तो अपने को इतना ही लिखना है। ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मैं आपको साइड में लिखवा रहा हूं, इतना लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है, बट अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वन शॉट में करने हैं 8 to 10 आवर्स में, तो आप मेरी रिवीजन लेक्चर देख सकते हो विद नोट्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अल्बर्ट ऑब्टेन 2 लोन्स 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली फ्रॉम रेप्यूटेड बैंक। आउट ऑफ दीज लोन 3 लाख वाज गारंटीड बाय रॉबर्ट। Albert sent rupees 2 lakh to bank but did not intimate, उसने बैंक को इंटीमेट नहीं किया कि इसको कैसे एप्रोप्रिएट करना है। एप्रोप्रिएट करना मतलब इसको कौन से वाले लोन में एडजस्ट करना है, ये उसने कोई इंडिकेशन नहीं दी। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का टॉपिक है बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अगर आपने कोई इंडिकेशन नहीं दी है, नो इंडिकेशन बाय डेटर, तो क्रेडिटर उसको किसी भी अमाउंट में यूज कर सकता है। क्रेडिटर कैन एप्रोप्रिएट इट इन एनी डेट। और इस क्वेश्चन में दिखाया है कि बैंक ने इसको एप्रोप्रिएट कर लिया है 2 लाख रुपए को 4 लाख वाली अमाउंट में, जबकि एल्बर्ट कहता है कि इसको 3 लाख वाले में एडजस्ट करना था। तो भाई अगर 3 लाख वाले में एडजस्ट करना था तो आप पहले बताते। अगर आपने कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी तो बैंक यानी कि क्रेडिटर इज फ्री टू एप्रोप्रिएट द सम इन फ्रॉम एनी डेट। क्लियर है? तो क्या बैंक सही है? यस, बैंक सही है। बैंक इसको किसी भी अमाउंट में किसी भी डेट में क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि डेटर ने अमाउंट पे करते हुए कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी थी। अगला पॉइंट अपना आता है, अगला क्वेश्चन जो अपना आता है, सार्थक जैन हैज डिसाइडेड टू गेट इंटीरियर वर्क ऑफ हिज फॉर हिज ऑफिस। उसने अपने ऑफिस में इंटीरियर काम करवाना था और उसने एक डेट फिक्स कर दी कि ये 31 जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। विल कंप्लीट द इंटीरियर वर्क। 31 जनवरी को उसने देखा, सार्थक जैन ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ 20 to 30% वर्क ही कंप्लीट हुआ है। तो बताओ यहां पर किसका डिफॉल्ट हो गया? डिफॉल्ट ऑफ पार्टी हुआ या नहीं हुआ? जब आपको कह रखा था काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, 20 to 30% ही काम कंप्लीट हुआ है, तो ये तो आपने डिफॉल्ट कर दिया। और अगर पार्टी टाइम पर नॉट कंप्लीटेड, क्या डिफॉल्ट किया उसने? उसने काम कंप्लीट नहीं किया है, नॉट कंप्लीटेड द वर्क या प्रोमिस विद इन टाइम, विद इन टाइम, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। और यहां पर एग्रीड पार्टी कौन है? मिस्टर सार्थक। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ सार्थक। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सार्थक ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, और जो शेरी है, जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, वो कहता है कि भैया मैंने 30% 20% काम कंप्लीट कर दिया है, उसका पैसा तो आपको देना पड़ेगा। भैया मैं कोई पैसा देने के लिए बाउंड नहीं हूं। क्लियर है? क्योंकि यहां पर आपका डिफॉल्ट है 31 जनवरी तक काम खत्म हो जाना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता हूं, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही, माइनर का है कि माइनर ने एक मोबाइल परचेज किया। रोहन जो है माइनर है, क्योंकि ये 17 ईयर्स की है, उसने मोबाइल परचेज किया 25,000 रुपए वाला। किस लिए? ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो बताइए ऑनलाइन क्लासेस के लिए परचेज किया तो नेसेसिटी हुई या नहीं हुई? ये नेसेसरीज में आया नहीं आया? आया। और माइनर के साथ नेसेसरीज के लिए किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड होता है। बट कहानी में कैच क्या दिया हुआ है? जो रोहन है माइनर है, उसके पास सिर्फ कितने पैसे हैं? 15,000 रुपीज है, जबकि मोबाइल कितने का है? 25,000 का। तो यहां पर माइनर कैन बी हेल्ड लाइबल, कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर नेसेसिटीज या नेसेसरीज सप्लाइड टू हिम। ठीक है? तो मैक्सिमम कितनी लाइबिलिटी बनेगी? 15,000, क्योंकि उसके पास है ही 15,000।
कहानी में अब ये लिखा हुआ, क्या उसके फादर को लाइबल किया जा सकता है? नहीं, गार्जियन को लाइबल नहीं किया जा सकता। गार्जियंस कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। तो दुकानदार जो है मैक्सिमम कितना पैसा रिकवर कर पाएगा? 15,000। ठीक है, वो भी किस लिए? क्योंकि मोबाइल जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए लिया गया है, नेसेसिटीज के लिए आया है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, अखिल ऑर्डर 100 kg ऑफ व्हीट। अखिल ऑर्डर्ड, ठीक है, और गलती से जो हॉकर है जिसने ये सामान डिलीवर करना था, उसने गलती से नेबर को डिलीवर कर दिया मिस्टेकनली। ठीक है, अब बताइए हु विल बी लाइबल टू पे। अब पैसा कौन पे करेगा? तो नेबर पे करेगा। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया बेटा। अब नेबर को जब पता है कि ये मैंने व्हीट मंगवाया ही नहीं, तो उसने एक्सेप्ट क्यों किया? और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब नेबर को क्या पे करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा। सेक्शन 22 वाला केस बनता है। इफ मनी और गुड्स आर डिलीवर्ड अंडर मिस्टेक या कोर्शन, तो बेटा ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और यहां पर नेबर क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा। यहां पर अखिल पेमेंट के लिए लाइबल नहीं है, उसका नेबर लाइबल होगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल हायर्ड अ कार फॉर 15 डेज। हायर्ड अ कार फॉर 15 डेज, तो ये कौन सी बेलमेंट हुई? बेलमेंट ऑफ, कौन सी बेलमेंट? नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट, क्योंकि किराए पे लिया है ना बेटा, नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। ओके सर, क्या दिक्कत है? आफ्टर 5 डेज, जो बेलर है मैसर्स कुशवाहा ट्रेवल्स, ये कौन है? ये बेलर है। 15 डेज से पहले ही उसने अपनी कार वापस मांग ली कि भैया मुझे मेरी कार वापस दो, और उसने कहा कि मैं आपको कॉम्पनसेशन दे दूंगा कि ठीक है 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 15 दिन का किराया लिया था मैंने, मैं आपसे 10 दिन का किराया वापस कर देता हूं, लाओ मेरी कार मुझे वापस करो। राहुल रिफ्यूज टू रिटर्न। राहुल कौन है? बेली है। बेली ने कहा मैं गाड़ी वापस नहीं करूंगा। बताइए क्या बेली सही कह रहा है? हाँ, बट सर हमने तो कुछ पढ़ा था कि प्री मैच्योर टर्मिनेशन, बेलर कैन प्री मैच्योर टर्मिनेट द बेलमेंट। बेलर कैन टर्मिनेट द बेलमेंट। हाँ, बेलर बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम। एक्सपायरी ऑफ टाइम, बट कब? जब बेलमेंट क्या हो? इफ ग्रेचुअस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुअस नहीं बेटा, ग्रेचुअस बेलमेंट, यानी कि जिसमें कंसीडरेशन नहीं होता। बट ये कौन सी बेलमेंट है बेटा? नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है बेटा। तो नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, प्री मैच्योर टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। तो यहां पर जो राहुल है उसने मना कर दिया कि मैं गाड़ी वापस नहीं करूंगा। तो बताओ उसने सही किया नहीं किया? बिल्कुल सही किया। 15 दिन से पहले मैं गाड़ी वापस नहीं करूंगा। बट अगर यही गाड़ी वो फ्री में अपने दोस्त से लेके आता 15 दिन के लिए, तो क्या दोस्त 15 दिन से पहले गाड़ी मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है। ठीक है ना, तो ये बेलमेंट वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, अजय अपॉइंट विजय टू सेल हिज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेइंग इन हिज गोडाउन, ही ऑल्सो एग्रीज टू गिव 10% कमीशन। अजय कौन हुआ? प्रिंसिपल हो गया, और विजय कौन हुआ? एजेंट हो गया। और उसने कहा कि तुम मेरी गुड्स बेचो, मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा सेल के ऊपर। ठीक बात है। आफ्टरवर्ड अजय रिवोक्स विजय's अथॉरिटी। क्या प्रिंसिपल विजय यानी कि एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है? बिल्कुल, बाय सेंडिंग लेटर। हाँ कर सकता है, प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी वापस ले सकता है। लेटर वॉज सेंट ऑन 3rd मार्च, ठीक है, और रिसीव्ड बाय विजय ऑन 7th मार्च। तो बताओ एजेंट को कब पता लगा कि उसकी अथॉरिटी रिवोक हो चुकी है? 7th मार्च को। तो कब से ये एजेंसी रिवोक्ड मानी जाएगी? 7th मार्च से। ऑन 5th मार्च विजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,20,000। 7 तारीख से पहले 5 तारीख को ही एजेंट ने कुछ गुड्स बेच दी। ही क्लेम्ड, एजेंट क्लेम फॉर कमीशन। एजेंट ने कहा इस 1,20,000 रुपए 10% कमीशन जो मेरा 12,000 बनता है वो मुझे दिया जाए। प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि भाई मैंने तो 3 तारीख को आपकी एजेंसी रिवोक कर ली। आपने गुड्स कब बेची है? 5 तारीख को। कहता सर आपने 3 तारीख को रिवोक कर ली, बट मुझे लेटर कब मिला है? 7 को। तो मुझे कब पता लगा कि मेरी एजेंसी रिवोक हो चुकी है? अब मैं प्रिंसिपल के ब्याह पे गुड्स नहीं सेल कर सकता 7 को, और मैंने गुड्स कब बेची है? 5 को। तो बेटा इफेक्टिव डेट ऑफ रिवोकेशन क्या मानी जाएगी?
ऑफ रिवोकेशन क्या मानी जाएगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ एजेंट, जब ये एजेंट की नॉलेज में आ जाए, यानी कि साथ, तो बताइए कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अजय लाइबल टू पे कमीशन? यस, देना पड़ेगा कमीशन। अच्छा, अगर यही गुड्स वो 8 तारीख को बेचता तो लेटर मिलने के बाद बेचता तो नहीं मिलता बेटा, क्योंकि अथॉरिटी रिवोक हो चुकी है और इसके बारे में एजेंट को पता लग चुका है। उसके बाद आता क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट क्या होती है बताओ? रेम्युनरेशन आपको देना पड़ेगा, कितना? रेम्युनरेशन एज पर क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, जितना काम आपने किया उसका रेम्युनरेशन आपको मिलेगा, इसे बोलते हैं क्वांटम मेरिट। तो क्वांटम मेरिट कब अप्लाई होता है बेटा बताओ? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मेरिट। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, ठीक है, बट पार्ट हैज बीन परफॉर्म्ड, पार्ट हैज बीन परफॉर्म्ड, बट कुछ काम हो चुका था और ये सही तरीके से हुआ है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो जो पार्टी नॉट एट फॉल्ट, पार्टी नॉट एट फॉल्ट, जिसने काम किया है नॉट एट फॉल्ट, कैन रिकवर या कैन क्लेम फुल रेम्युनरेशन। फुल रेम्युनरेशन तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपने काम पूरा नहीं किया। रेम्युनरेशन अकॉर्डिंग टू वर्क डन या एज पर वर्क डन, जितना काम मैंने डन किया है, क्योंकि इस पार्ट का बेनिफिट किसको मिल रहा है? बेनिफिट टू पार्टी ऑफ पार्ट, ठीक है। या कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म किया गया है बट पूरा कॉन्ट्रैक्ट सही ढंग से परफॉर्म नहीं हुआ, कुछ पार्ट बैडली परफॉर्म हुआ है, तो बेटा जो पार्ट बैडली परफॉर्म हुआ है उसका पैसा काट लो, बाकी का पैसा तो दो। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मैंने पूरा पैसा ही नहीं देना। तो ये दूसरा केस क्या बनता है? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड बट बैडली परफॉर्म्ड, मतलब नॉट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पार्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट है उसका रेम्युनरेशन तो देना पड़ेगा ना बेटा, और जो पार्ट बैडली परफॉर्म हुआ है उसका मत दो, उसका कोई रेम्युनरेशन नहीं देना पड़ेगा। इसे ही बोलते हैं सूट फॉर क्वांटम मेरिट, कि जितना पार्टी डिजर्व करती है उतना आपको रेम्युनरेशन देना पड़ेगा। तो सूट फॉर क्वांटम मेरिट भी होगा। कोस्ट श्योरिटी, कोस्ट श्योरिटी क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर गारंटी दे। ये कह रहे हैं उनके राइट बताइए बेटा। दो ही राइट है, इक्वल कंट्रीब्यूशन, कि अगर प्रिंसिपल डेटा डिफॉल्ट करता है तो हम इक्वल रेशो में पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज, हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल 3 कोस्ट श्योरिटी है तो सब 1/3 की लाइबिलिटी बियर करेंगे, बट मान लीजिए एक रेशो स्टार्टिंग से डिफाइंड था 1:2:3 के रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसी रेशो में करना है। एक राइट और भी है, वन कोस्ट श्योरिटी कैन क्लेम एक्सेस पेड। अगर एक कोस्ट श्योरिटी ने एक्सेस अमाउंट पे कर दी है फ्रॉम अदर कोस्ट श्योरिटी, तो वो दूसरे कोस्ट श्योरिटी से वो एक्सेस अमाउंट क्लेम कर सकता है। तो ये दो ध्यान रखना। तो कोस्ट श्योरिटी के राइट्स की बात आ रही है, तो पहला राइट क्या है? इक्वल कंट्रीब्यूशन, हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज। और अगर किसी कोस्ट श्योरिटी ने ज्यादा अमाउंट पे कर दी है तो वो एक्सेस पार्ट दूसरे कोस्ट श्योरिटी से रिकवर कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके इतने क्वेश्चन दे रखे थे। अगला जो चैप्टर है आपका सेल ऑफ गुड एक्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी, 4 यूनिट है इसकी। कई बच्चे इसमें को भी लेकर परेशान हो जाते हैं। वही बात बेटा, अगर आपको लगता है आपका सेल ऑफ गुड एक्ट बहुत अच्छे से तैयार नहीं है या आपकी रिवीजन नहीं हो पाई है तो आप मेरा वन शॉट देख सकते हो। सेल ऑफ गुड एक्ट में क्या दे रखा है? मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच फॉर सर्टेन प्राइस बाय इश्यू ऑफ एन इनवॉइस, बट पेमेंट
नोट रिसीव्ड, बट पेमेंट नहीं मिली। द गुड्स पैक्ड एंड लेइंग इन द गोडाउन ऑफ मिस्टर जी, गुड्स प्रॉपर तरीके से पैक है और उसके गोडाउन में पड़ी है। इंस्पेक्टेड बाय एच एजेंट, एजेंट एच कौन है? बायर, बायर का एजेंट आके गुड्स को चेक कर चुका है और ये बिल्कुल सही है। ड्यूज वर सेटल्ड इन कैश, बाद में कैश आ गया। जस्ट आफ्टर रिसीविंग द कैश मिस्टर जी सेलर आस्क एच दैट गुड्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम हिज गोडाउन, कि भैया गुड्स अपनी ले जाओ उठा के। तो बेटा जब एक बात तो यहां समझो कि जैसे ही गुड्स का इंस्पेक्शन एजेंट ने किया, बायर के एजेंट ने किया, उसी दिन से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसको हो गई है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इस पॉइंट पर किसको हो चुकी है? टू बायर हो चुकी है बेटा, कि मैंने गुड्स को प्रॉपर तरीके से पैक कर दिया है और आपने गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो आज से गुड्स का रिस्क किसका? रिस्क ट्रांसफर टू बायर। आज से रिस्क किसको ट्रांसफर हो चुका है? बायर को, क्योंकि ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है ना यूनिट 3 में, रिस्क पासिस विद प्रॉपर्टी। तो जिस दिन से प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाती है उसी दिन से गुड्स का रिस्क भी किसका? बायर का। यहां पर सेलर ने रिक्वेस्ट की भैया अपनी गुड्स ले जाना, क्योंकि मुझे गुड्स, अपनी गुड्स भी यहां पर स्टोर करनी है, अदर गुड्स परचेज बाय हिम। वो आया ही नहीं गुड्स लेने के लिए, एज डिड नॉट टेक डिलीवरी। जी केप्ट द गुड्स आउटसाइड द गोडाउन, और बारिश हो गई जिसकी वजह से गुड्स क्या हो गई? खराब हो गई। तो बताओ सेलर की कोई गलती है? सेलर की कोई गलती नहीं है बेटा। यहां पर पूछ रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग बताओ क्या सेलर की गलती है? नहीं है, मैंने तो उसको कहा था अपनी गुड्स ले जाना भैया, ये गुड्स आपकी है, मेरे गोडाउन में जगह ही नहीं है तो मैं तो बाहर ही रखूंगा, अगले दिन आके ले जाओ। नहीं लेके आए तो नुकसान किसका है? लॉस टू बायर। ये बायर का लॉस हो गया बेटा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो चुकी है। इसी में दूसरा पार्ट पूछ रहे हैं कि विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ड्यूज आर नॉट सेटल्ड इन कैश एंड आर स्टिल पेंडिंग। तो बेटा आंसर क्या डिफरेंट होना है? प्रॉपर्टी तो कब ट्रांसफर हो चुकी है? जैसे उसने इंस्पेक्शन किया, पैसा आया है नहीं आया इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में सेलर क्या बन जाएगा? सेलर बिकम्स अनपेड सेलर। तो आप अनपेड सेलर वाले राइट लिख देना। बताओ अनपेड सेलर के क्या राइट होते हैं? राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द गुड्स में राइट ऑफ लियन कर सकते हो, अगर गुड्स रास्ते में राइट ऑफ स्टॉप एंड इन ट्रांजिट कर सकते हो और गुड्स को रीसेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। आप चाहो तो गुड्स किसके पास भिजवा सकते हो? बायर के पास, और बायर से प्राइस क्लेम कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सीमा वेंट टू लोकल राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप एंड आस्क फॉर 100 kg बासमती राइस। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पहले भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है। शॉपकीपर कोटेड द प्राइस एट ₹125 पर केजी। उसने कहा 125 रुपए केजी में दूंगा। उसने कहा ओके, शी एग्रीड। उसने कहा कि मुझे कुछ सैंपल दिखा दो आप। तो उसने सैंपल दिखाया। सैंपल देखने के बाद उसने क्या किया? उसने सैंपल दिखाया और सैंपल में इसने नोट किया, बायर एग्जामिन द सैंपल कैजुअली, और उसने नोट नहीं किया कि इसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन्स जो है मिक्स है। मतलब चावल, ये जो सैंपल दिखाया जा रहा है उसके अंदर कुछ लंबे चावल भी है, छोटे चावल भी है, इसने नोट नहीं किया। तो बेटा कावे टेम्पटर लग गया ना, लेट दी बायर बीवेयर। सेल बाय सैंपल के अंदर कंडीशन होती है कि जब मैं सैंपल आपको दिखाऊं तो आप उस सैंपल को एग्जामिन कर लो। ठीक है, ओके। ऑन द कुक ऑन ओपनिंग द बैग कंप्लेंट दैट द डिश इफ प्रिपेयर्ड विद राइस would not taste as same as the quality of rice was not as requirement of the dish। तो जो नौकर था, कुक था, उसने कहा कि मैडम ये चावल इतने अच्छे नहीं है। अब सीमा जो है वो फ्रॉड का केस डालना चाहती है सेलर के खिलाफ, कि ये कहते हुए कि आप मुझे चीप क्वालिटी के राइस दे रहे हो। तो बताओ क्या वो सक्सेसफुल होगी? विल सी बी सक्सेसफुल? नो, क्योंकि सेल बाय सैंपल की कंडीशन क्या होती है? सेल बाय सैंपल 3 कंडीशन होती है बेटा। सैंपल किससे मैच करना चाहिए? मैच विद या कोरस्पॉन्ड विद बल्क। तो जो आपके पास चावल आया क्या वो सैंपल से मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। क्या सैंपल आपने देखा था? एग्जामिन्ड बाय बायर। यस, बायर ने देखा था। हालांकि देखो बायर ने कैजुअली उसको चेक किया, तो ये किसकी गलती है? बायर की। और जो कोई डिफेक्ट है क्या वो एक नॉर्मल एग्जामिनेशन सामने आ सकता था? डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय नॉर्मल एग्जामिनेशन। तो यहां पर किसकी गलती है बेटा? बायर की गलती है। तो देखो जो सैंपल मैंने भेजा है वो, सॉरी बल्क भेजा है, वो सैंपल से मैच कर रहा है। आपको मैंने सैंपल दिखाया था, हाँ, उस सैंपल के अंदर ये दिख रहा था ना कि छोटे चावल भी है, बड़े चावल भी है। आपने नोट ट्रेस नहीं किया, तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई?
इसमें कोई ऐसा डिफॉल्ट अगर होता, कोई ऐसा डिफेक्ट होता जो एक नॉर्मल एग्जामिनेशन सामने नहीं आता, तो सेलर लाइबल होता है बेटा, क्योंकि इस केस में गुड्स मर्चेंटेबल नहीं रहती। क्लियर है? तो यहां पर इस केस में सेल बाय सैंपल की कंडीशन लगेगी और जो बायर है वो दुकानदार को लाइबल नहीं कर सकता, यानी कि सेल कैंसिल नहीं कर सकता, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन जो आता है 12th क्वेश्चन, राघव अरेंजेस एन ऑक्शन टू सेल एंटिक वॉल क्लॉक। ठीक है, हाईएस्ट बिड लग गई, कंप्लीशन ऑफ सेल के लिए ऑक्शन ने फॉल ऑफ हैमर किया टेबल पे, बट वो डैमेज हो गई, क्लॉक गिर गई, टेबल हिली और वो क्लॉक गिर गई। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, दीपा वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, दीपा जो है बायर जो है जिसने हाईएस्ट बिड लगाई है, क्या वो सेल कैंसिल कर सकती है? कैन सी डू सो? यस, क्योंकि गुड्स जो है डैमेज हो चुकी है। मेरे को गुड्स देने से पहले, यानी कि सेल कंप्लीट होने से पहले, सेल कंप्लीट कैसे होगी? फॉल ऑफ हैमर के बाद आप उसको नॉर्मली रखोगे और आप अनाउंस करोगे हाँ भी सेल कंप्लीट हो गई, उससे पहले ही वो गुड्स डैमेज हो गई है। तो ऑक्शन सेल के अंदर यहां पर इसे वैलिड, नॉट अ वैलिड सेल, नॉट अ वैलिड सेल, क्योंकि गुड्स जो है डैमेज हो चुकी है। अगला पॉइंट इसी का ही, एक्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज कार टू वाई, एक्स ने गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, दे डिड नॉट डिस्कस द प्राइस, उसने प्राइस डिस्कस नहीं किया, तो क्या बात होगी? बाद में भी डिस्कस हो सकता है प्राइस तो, ठीक है। बाद में एक्स जो है वो कार बेचने से मना कर रहा है, किस बेस पर? कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, क्यों? क्योंकि प्राइस हमने डिसाइड नहीं किया था। तो बेटा प्राइस जो है वो बाद में भी डिसाइड हो सकता है। अगर आपने प्राइस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिसाइड नहीं किया तो बाद में बायर जो है वो रीजनेबल प्राइस पे करने के लिए बाउंड होता है। तो क्या यहां पर सेलर जो है वो कार, सॉरी वाई जो है वो कार देने से मना कर सकता है कि लाओ मेरे को ये कार वापस दो भैया, मैं बायर हूं, मैं नहीं ले जाने दूंगा गाड़ी? हाँ, वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि प्राइस, बायर इज बाउंड टू पे रीजनेबल प्राइस, बायर इज बाउंड टू पे रीजनेबल प्राइस, जो रीजनेबल प्राइस बाद में डिसाइड हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो प्राइस या तो लमसम में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फिक्स किया जा सकता है, इसको बाद में भी डिसाइड किया जा सकता है, तो रीजनेबल प्राइस आप पे कर दो। स्टेट द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व इन सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड देयर एप्रोप्रिएशन। तो बेटा अनअसर्टेन गुड्स है तो पहले से क्या करना पड़ेगा? असर्टेन करना पड़ेगा। असर्टेन्ड कौन करेगा? बाय सेलर विद द कंसेंट ऑफ, विद द कंसेंट ऑफ बायर, या फिर बाय बायर विद द कंसेंट ऑफ, विद द कंसेंट ऑफ सेलर। तो जो गुड्स है या तो सेलर पिक करेगा बायर के लिए, बायर की परमिशन से, या बायर कहेगा रुको रुको आप रहने दो मैं खुद पिक करूंगा। किसकी कंसेंट से? सेलर की कंसेंट से। उसके बाद गुड्स को क्या किया जाएगा? प्रॉपरली पैक किया जाएगा। प्रॉपरली पैक्ड, जितनी क्वांटिटी मांगी है उस क्वांटिटी को अलग करो, उसको प्रॉपर पैक करो। उसके बाद ये किस में आ जाएगी? डिलीवरेबल कंडीशन में आ जाएगी। डिलीवरेबल स्टेट यानी कि कंडीशन में आ गई है, इस तरीके से पैक कर दो कि डिलीवरी के लिए रेडी है। और फिर आपको क्या करना है? इंटीमेट करना है, इंटीमेशन टू बायर कि आपकी गुड्स रेडी है, ले जाओ। तो ये सारे काम करने के बाद आप जो है इसको हम क्या बोलेंगे? अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन कर दिया, गुड्स को सेलर ने अपने से अलग कर दिया है कि आज के बाद ये गुड्स किसकी है? बायर की है। तो इस टाइम के बाद से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसको हो जाती है? बायर को हो जाती है। तो सारी कंडीशन आपको लिखनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट? तो बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गई है तो ये वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा बेटा, वॉइड एब इनिशियो। क्योंकि जब गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गई है तो डिलीवर क्या करोगे बेटा? और अगर ये डिस्ट्रॉय होती है आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो बेटा जिस दिन ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी उस दिन वॉइड हो जाएगा। मतलब जब ये एग्रीमेंट किया था तब तो वैलिड था, बाद में डिस्ट्रक्शन हो गया है गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट से पहले, मतलब टीओपी से पहले, तो इसे वॉइड गएंगे, बस इतना ही फर्क है। अगर पहले से ही डिस्ट्रॉय हो गई है तो वॉइड एब इनिशियो है, एग्रीमेंट करने के बाद डिस्ट्रॉय हो गई तो वॉइड है, जिस दिन ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई उस दिन से वॉइड है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब इनिशियल स्टेज से, सिर्फ यही फर्क है। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आता है। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है? इज डन बाय, इट इज डन बाय सेलर, ये सेलर करता है, किस लिए? टू सिक्योर हिज पेमेंट, टू सिक्योर हिज पेमेंट, ताकि मेरी पेमेंट ना मारी जाए भाई। तो यहां पर नॉर्मली क्या होता है? सेलर जो है कंडीशन लगा देता है कि जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिल जाती या जब तक मैं इशारा नहीं करता तब तक गुड्स जो है वो बायर को डिलीवर नहीं करनी है।
अगर बायर बिना पेमेंट के गुड्स ले लेता है तो ये अनलॉफुल माना जाएगा और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बायर को नहीं मानी जाएगी। रिजर्वेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस बताइए जिसमें राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व हो जाता है। तो दो ही सर्कमस्टांसेस है बेटा। सबसे पहला बिल ऑफ लेडिंग जो है, बिल ऑफ लेडिंग जो है ये किसके पास है? इज केप्ट बाय सेलर, मतलब मैंने दिया ही नहीं बायर को, केप्ट बाय सेलर और हिज एजेंट। क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग अगर आपने दे दिया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। बिल ऑफ लेडिंग इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और जिसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है वो उसका मालिक बन जाता है, टीओपी ट्रांसफर हो जाती है। मैंने बिल ऑफ लेडिंग दिया ही नहीं, तो जब तक मेरे को पेमेंट नहीं देगा मैं बिल ऑफ लेडिंग नहीं दूंगा। दूसरा, मैंने बिल ऑफ लेडिंग के साथ में क्या भेज दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दिया। तो इसका मतलब है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है जी। कौन एक्सेप्ट करेगा? बायर। नॉट एक्सेप्टेड बाय बायर, बायर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो भैया एक्सेप्ट नहीं किया तो आप गुड्स की डिलीवरी नहीं ले सकते। और अगर आपने बिना इसको एक्सेप्ट किए डिलीवरी ले ली तो ये टीओपी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व्ड माना जाएगा इस केस में। कि अगर आपके पास में बिल ऑफ एक्सचेंज भेज रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है 3 महीने बाद आप मुझे पेमेंट दे दोगे, तो ये आपको एक्सेप्ट करके वापस देना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप मेरी कंडीशन के लिए एग्री नहीं कर रहे हो, तो इसे राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व माना जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है बेटा तो आप मुझे फोन करके ये क्वेश्चंस डिटेल में भी समझ सकते हो। क्लियर है? अभी देखो मैं तो आपको एक फास्ट फॉरवर्ड पे ये करवा रहा हूं। किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करके भी चीज समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप एक्ट का। ए एंड बी पार्टनर है, फर्म जो है बिजनेस कर रही है प्लास्टिक बोटल्स का। ए इज अथोराइज टू सेल द स्टॉक, ठीक है। ए के पास अथॉरिटी है कि वो गुड्स को बेच सकता है, बी के पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, ओके। और मिनिमम प्राइस कितना है? मिनिमम प्राइस है जो डिसाइड विच दे हैव डिसाइडेड, जिस पे हम डिसाइड करेंगे। एंड इफ ए सेल, अगर ए गुड्स बेचता है प्राइस लेस देन द मिनिमम प्राइस जो हमने फिक्स किया है, ही शुड टेक परमिशन ऑफ बी। तो भैया आपको बी से पूछना पड़ेगा। बट ड्यू टू सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी आजकल आई है ना, प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज आ गई, तो प्राइस ऑफ प्लास्टिक बोतल डिक्लाइन हो रहा है। टू सेव फ्रॉम द लॉस ए सोल्ड द स्टॉक एट लोअर प्राइस, उसने स्टॉक को लोअर प्राइस पे बेच दिया। ए ने कांटेक्ट करने की कोशिश की बी को कि भैया मैं इसको लोअर प्राइस पे बेच रहा हूं, तेरी परमिशन लेना चाहता हूं, बट वो फॉरेन ट्रिप पे था इसलिए कांटेक्ट हो ही नहीं पाया, मोबाइल ही बंद था उसका इंटरनेशनल रोमिंग के कारण। तो यहां पर बताइए क्या बी जो है वो कह सकता है कि भैया जो नुकसान हो गया है वो नुकसान सिर्फ तुम भरोगे, ए भरेगा? वेदर बी कैन डू सो अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट? नहीं बेटा, ये इमरजेंसी वाला पॉइंट आएगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्टनर कैन डू एनी एक्ट, पार्टनर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकता है टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉस। मैंने फर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो ठीक लगा वो मैंने किया। मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी बट कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो इसे इमरजेंसी बोलते हैं। इमरजेंसी के केस में कोई भी पार्टनर कोई भी एक्टिविटी कर सकता है फर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहां पर आप बताइए क्या बी जो है वो लॉस क्लेम कर सकता? नहीं कर सकता बेटा। क्या एक पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है? अगर हां तो कैसे और कब? हां, पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं, 3 कंडीशन होती है। नंबर 3, एक्सपल्शन क्लोज जो है वो पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था। एक्सपल्शन क्लोज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, पहले से ही लिखा हुआ था कि अगर कोई पार्टनर गड़बड़ करेगा तो उसको एक्सपेल किया जा सकता है। मेजोरिटी डिसाइड करेगी। मेजोरिटी मतलब मान लीजिए 5 पार्टनर है तो 5 में से कम 3 पार्टनर यस कहे तो ही पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। बोनाफाइडी होना चाहिए, बोनाफाइडी आपने पावर को यूज किया, तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक भी कंडीशन पूरी नहीं है तो ये एक्सपल्शन वैलिड नहीं है। बोनाफाइडी का कैसे पता लगेगा? बोनाफाइडी के लिए 3 टेस्ट होते हैं। नंबर 1, इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म, ये फर्म की बेनिफिट में होना चाहिए। मतलब ये एक्सपल्शन अगर नहीं किया तो फर्म का नुकसान हो जाएगा कि पार्टनर जो है वो ऐसी गड़बड़ कर रहा है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है। दूसरा क्या है? नोटिस दिया गया है, नोटिस टू पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड, पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड।
और लास्ट उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी गई है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो बोलो। ये सारी कंडीशन पूरी होती है तो एक्सपल्शन वैलिड है, अदरवाइज एक्सपल्शन वैलिड नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आता है इसमें आता है राम एंड रहीम जो है वो टीचर है, ठीक है, वो बहुत अच्छे फ्रेंड भी है, गुड फ्रेंड्स। दे जॉइंटली परचेज अ फ्लैट, और ये उन्होंने रेंट पर दे दिया मिस्टर जॉन को, और ये डिसाइड हुआ कि जो रेंट है वो 10,000 का होगा, इंक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय लैंडलॉर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय लैंडलॉर्ड, ये डिसाइड हो गया था, ठीक है। बाय मिस्टेक दे डिड नॉट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, उन्होंने बिल पे नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कट द कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कनेक्शन कट कर दिया। जॉन हैज टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल 2800 का एंड 200 रुपए एज पेनल्टी करना पड़ा उसे। जॉन जो है वो क्लेम कर रहा है 3000 फ्रॉम मिस्टर राम से, बट मिस्टर राम रिप्लाइड दैट ही इज लाइबल फॉर 1500 ओनली। वो कहता भाई मेरा तो 1500 बनता है ना, टोटल 3000 है, तो हम दो बंदे हैं तो 1500। जॉन ने कहा कि राम और रहीम जो है वो पार्टनर है। अरे नहीं बेटा, ये पार्टनर नहीं है, दे आर जॉइंट ओनर, दे आर जॉइंट ओनर नॉट पार्टनर्स, ये पार्टनर्स नहीं है। इन्होंने जो फ्लैट परचेज किया है जॉइंटली, तो ये बिजनेस नहीं है और ये म्यूचुअल एजेंसी भी नहीं है इन दोनों का, ये म्यूचुअल एजेंसी के अंदर नहीं आता, ठीक है, नॉट अ म्यूचुअल एजेंट, तो ये पार्टनर नहीं है। तो हाँ ये सही कह रहा है कि मैं कितने दूंगा, मैक्सिमम 50-100 दूंगा, यस ही इज राइट, ठीक है। मैं पार्टनर थोड़ी हूं, पार्टनर होता तो मैं पूरे 3000 रुपए देने के लिए बाउंड हूं और बाकी मैं 1500 रुपए मैं अपने दूसरे पार्टनर से रिकवर कर लेता, बट ये जॉइंट ओनरशिप का केस है, पार्टनरशिप का केस नहीं है, यूनिट 1 में पता लग जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन इन डिटेल सर्कमस्टांसेस विच लीड द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। तो बेटा दो ही क्लोज बनते हैं, क्लोज ए एंड क्लोज बी। क्लोज ए में है कि जो पैसा है, मनी या एसेट जो है, नॉट इन द कस्टडी, नॉट इन द कस्टडी ऑफ फर्म, और बी में आता है आफ्टर मिस एप्लीकेशन कब हुआ है, आफ्टर गेटिंग कस्टडी ऑफ मनी और एसेट। यानी कि मैं एक्टिव पार्टनर हूं और मैंने फर्म के ब्याह पर एक डेटर से पैसा ले लिया, और वो पैसा लेने के बाद फर्म की तिजोरी में रखने के बजाय या फर्म के बैंक में डालने के बजाय मैंने उस पैसे को मिस अप्लाई कर दिया, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर दिया, तो बताइए डेटर डिस्चार्ज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये था क्लोज ए, मतलब मैंने फर्म के अकाउंट में पैसा नहीं डाला, बट लिया तो पार्टनर ने है ना, और पार्टनर ने पैसा ले लिया, इसका मतलब फर्म ने पैसा ले लिया। दूसरा बी क्लोज क्या कहता है कि मैंने वो पैसा डेटर से लिया, फर्म की तिजोरी में रख दिया, अगले दिन तिजोरी से निकाल के मैंने उसे पर्सनली यूज कर लिया, तो क्या इस केस में डेटर डिस्चार्ज होगा? दोनों ही केसेस में डेटर डिस्चार्ज हो जाएगा बेटा, दोनों ही केसेस में मिस एप्लीकेशन पार्टनर ने की है, तो पार्टनर अगर कोई मिस एप्लीकेशन करता है तो उसके लिए फर्म लाइबल होती है। क्वेश्चन नंबर 18, PQR formed a partnership agreement to operate motor business, ठीक है, मोटर बिजनेस इन्होंने किया, किसके लिए? फॉर 12 ईयर। इसका मतलब है कौन सी पार्टनरशिप हुई? फिक्स्ड पार्टनरशिप, फिक्स्ड पार्टनरशिप हो गई, 12 साल के लिए पार्टनरशिप की है, ठीक है। आफ्टर ऑपरेटिंग द बिजनेस फॉर 4 ईयर, 4 साल काम करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बिजनेस में लॉस ही हो रहा है हर साल। डिस्पाइट दिस P इज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द बिजनेस, P जो है वो कहता नहीं नहीं बिजनेस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एग्जामिन विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कैन P इंसिस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस, क्या P इंसिस्ट कर सकता है? तो बेटा बताओ, फिक्स पार्टनरशिप है तो डिसोल्यूशन क्या टाइम से पहले हो सकता है? डिसोल्यूशन बिफोर टाइम, बोलो, हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। तो हाँ यहां पर P ठीक कह रहा है कि बिजनेस चलाएंगे यार, अभी तो 4 साल हुए, 8 साल तो बाकी हैं, और स्टार्टिंग में तो बिजनेस में लॉस होता है, बट सर बाकी पार्टनर डरे हुए हैं कि नहीं नहीं भाई 4 साल में कैपिटल आधी हो चुकी है, बाकी 4 साल में तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, तो हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? रिमेनिंग पार्टनर कहां जा सकते हैं? रिमेनिंग पार्टनर कोर्ट जा सकते हैं, कैन अप्लाई टू कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप,
या फॉर डिसोल्यूशन, कि सर फर्म को डिसोल्व करवाया जाए, 4 साल से लॉस हो रहा है और हमें नहीं लगता कि आगे प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर परपेचुअल लॉसेस हो रहे हैं तो इस केस में कोर्ट के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। तो 2 रूट बन रहे हैं फर्म को डिसोल्व करने का। पहला रूट बन रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल, और अगर पी नहीं मान रहा है तो आप कोर्ट के अंदर जाके परपेचुअल लॉस को बेस बनाकर फर्म को डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन लगा सकते हो। उसके बाद आता है ए बी ऑपरेट टेक्सटाइल मर्चेंट बिजनेस इन पार्टनरशिप। ए जो है वो फाइनेंस कर रहा है और वो स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, अच्छी बात है। इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस बी एक्वायर सर्टेन फैब्रिक। बी जो है वो गुड्स परचेज कर रहा है, अच्छी बात है। बी को पता है कि गुड्स जो है वो चुराई हुई है। ये किससे परचेज कर रहा है? सी से परचेज कर रहा है और चोरी का माल खरीद रहा है। ये कौन, किसको पता है? ये बी को पता है। तो बेटा नोटिस टू एक्टिव पार्टनर मींस नोटिस टू एंटायर फर्म। नोटिस टू एंटायर फर्म मतलब इंक्लूडिंग स्लीपिंग पार्टनर, इंक्लूडिंग स्लीपिंग पार्टनर। ए, ये माना जाएगा, ए को भी पता है। अच्छा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है ए केम्स टू नो अबाउट द फैक्ट ऑफ बीज कंडक्ट। उसे बाद में बी की हरकत के बारे में पता लगा। ही डिसाइडेड टू अवॉइड हिज लाइबिलिटी। क्या वो अपनी लाइबिलिटी अलग कर सकता है कि नहीं, मैं लाइबल नहीं हूं? नहीं। ए कैन नॉट रिफ्यूज हिज लाइबिलिटी। वो अपनी लाइबिलिटी को रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नोटिस टू एक्टिव पार्टनर मींस टू नोटिस टू फर्म। क्लियर है? हाँ, यहां पर ए जो है वो अपना नुकसान किससे रिकवर कर सकता है? बी से। बट आप थर्ड पार्टी को मना नहीं कर सकते। चोरी का माल अगर खरीदोगे और बेचोगे तो उसकी पेनल्टी लगेगी और उसमें स्लीपिंग पार्टनर भी फंसेगा। स्लीपिंग पार्टनर बाद में अपना लॉस किससे रिकवर कर सकता है? एक्टिव पार्टनर से रिकवर कर सकता है। एलएलपी छोटा सा टॉपिक है बेटा। इसमें क्या आया है? एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए। और अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर 2 से कम हो गए, इफ लेस देन 2, तो भाई 6 मंथ देंगे हम आपको नंबर ऑफ पार्टनर्स को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर नहीं बनाया, नहीं इंक्रीज किए, तो फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। अदरवाइज लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की? लिमिटेड, बट मिनिमम 2 तो होने चाहिए, अदरवाइज अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। ऐसा ऐसा कंपनी एक्ट में भी था ना, सेक्शन 3 ये वही है बेटा। ठीक है, कंपनी एक्ट में आ गए। अब कंपनी एक्ट का नाम लिया, कंपनी एक्ट में आ गए। तो टाइकून प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, टीपीएल, एक होल्डिंग कंपनी है ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टर्नओवर जो 1.8 करोड़ है एंड पेड अप कैपिटल कितनी है? 80 लाख है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारी कंपनी जो स्मॉल कंपनी। अरे भाई कैसे होगी, कैसी बातें कर रहे हो? स्मॉल कंपनी वो होती है जिसकी कोई होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होती। पहली लाइन में लिख रखा है कि ये क्या है? प्राइवेट लिमिटेड का, एक टाइकून प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। तो क्या ये स्मॉल कंपनी होगी? नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मली स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं? एक प्राइवेट कंपनी जो किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है, जो अंडर सेक्शन 8 नहीं है, जो किसी स्पेशल एक्ट में फॉल नहीं करती, एंड जिसका टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, एंड जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है। टर्नओवर की लिमिट और पेड अप कैपिटल वाली लिमिट में तो आ रहा है, बट पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? इट इज द सब्सिडरी ऑफ टाइकून प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो बेटा होल्डिंग या सब्सिडरी अगर कोई कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होती। अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है, अगर कोई कंपनी किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी है, अंडर सेक्शन 8 कंपनी है या स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनी है, तो कभी भी स्मॉल कंपनी के दायरे में नहीं आएगी। हाँ, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। उसके बाद आता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें 5 मेंबर है। ऑल ऑफ देम वेंट ऑन अ प्लेजर ट्रिप इनटू अ बोट, और बोट जो है वो टर्न हो गई, ओवरटर्न हो गई और सारे मर गए। ऑल ऑफ देम वर ड्रोन, मर गए डूब के। तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में है? हाँ है, क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन होता है ना बेटा, परपेचुअल सक्सेशन होता है। हाँ, सब्जेक्ट टू सेक्शन 3A, सब्जेक्ट टू सेक्शन 3A। सेक्शन 3A क्या कहता है? 6 महीने के अंदर अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स को मिनिमम
दो तो करना पड़ेगा, कोई प्राइवेट कंपनी है, और अगर आपने नंबर ऑफ मेंबर को 6 महीने में नहीं बढ़ाया तो बिजनेस बंद कर देना, अगर नहीं बंद किया तो जो इंक्रीज लाइबिलिटी है उसके लिए सभी मेंबर पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। फर्दर इट इज करेक्ट टू से कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी। कंपनी कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी, अरे कैसी बातें करो, नो, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कैन शू एंड कैन बी शूड। ओके, बड़ा, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे सिंपल क्वेश्चन मुझे लगता है कि चांसेस थोड़े कम ही है आने के एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, एन एम्प्लॉई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिज एम्प्लॉयर कंपनी दैट ही विल नॉट सोलिसिट। अरे ये तो गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्ने का केस आ गया बेटा। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वाला बेटा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये वही क्वेश्चन है। इस नाम को पढ़ते ही पता लग गया कि एम्प्लॉई ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एम्प्लॉयर के साथ कि वो कस्टमर को सोलिसिट नहीं करेगा, एम्प्लॉयर के कस्टमर को। बट आफ्टर मिस्टर करण लेफ्ट एबीसी लिमिटेड कंपनी ही स्टार्टअप अ न्यू कंपनी, उसने कंपनी बनाई एट स्टार्टेड सोलिसिटिंग द कस्टमर ऑफ एबीसी लिमिटेड। अरे बेटा अच्छा क्वेश्चन है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल को कौन कौन से केसेस में लिफ्ट किया जा सकता है? अगर कोई टैक्स बचाने के लिए, यानी कि इवेजन ऑफ टैक्स के लिए कंपनी बना रहा है, अगर कोई कंपनी सिर्फ एक एजेंट के तौर पे काम कर रही है, अगर कोई कंपनी इंप्लॉय वेलफेयर लेजिस्लेशन को चीट करने के लिए बनाई गई है, अगर कोई कंपनी इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए बनाई गई है, तो यहां पर इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है भाई। तो यहां पर कंडक्ट, इम्प्रॉपर कंडक्ट के केस में कोर्ट जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का ऑर्डर दे सकती है। और लास्ट केस आता है एनिमी कैरेक्टर वाला। तो 5 केसेस दे रखे आपकी बुक में, 5 केसेस में कंपनी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर, कंपनी की कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की जा सकती है। यहां पर इम्प्रॉपर कंडक्ट वाला केस लगेगा, गिलफोर्ड मोटर का केस लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम आते हैं 23rd क्वेश्चन। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है बेटा, बताओ गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? एक कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा, एक कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा अगर उसकी एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ, एंड एनी सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच कंपनी, सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी। ये क्वेश्चन भी ठीक है, नाइस, पहले भी बहुत बार आ चुका है कि पैसिफिक मोटर लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, रामा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़। ठीक है, 10 लाख शेयर्स है। कितने शेयर्स हैं? 10 लाख शेयर्स हैं, समझिए। ठीक है, और पैसिफिक मोटर लिमिटेड कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी इज होल्डिंग 5,05,000, मतलब कितना होगा? मोर देन 50%। अगर मोर देन 50% शेयर होल्ड करोगे तो बताओ गवर्नमेंट कंपनी क्या बन गई? गवर्नमेंट कंपनी कौन सी? पैसिफिक मोटर लिमिटेड इज द गवर्नमेंट कंपनी ना, बिकम्स होल्डिंग कंपनी। ये होल्डिंग कंपनी बन गई है किसकी? होल्डिंग कंपनी ऑफ रामा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो बेटा अभी क्या बताया, जो सब्सिडरी कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी की वो भी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो बेटा ये भी गवर्नमेंट कंपनी बन गई। ज्यादातर बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है कि सर ये 51% कहा था, तो ये 51% तो नहीं हुआ, या 50% एग्जैक्ट हो रहा है। बेटा सब्सिडरी कंपनी के लिए मोर देन 50% देखना होता है, वहां पर आपको ये परसेंटेज नहीं देखनी है। यहां पर मोर देन 50% है ना, तो आपको वो परसेंटेज काउंट ही नहीं करनी 51% हो रहा है या नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हमेशा ही क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी होती है, ध्यान रखना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हाँ खतरनाक चैप्टर है, कई बच्चे इससे परेशान है। अगर परेशान हो तो बेटा रिवीजन लेक्चर देखिए आप मेरा, मैंने उसके अंदर विद नोट्स आपको पूरा चैप्टर समझा रखा है। Aman drew a bill of exchange to Baban, who accepted it payable to Magan in order. Magan endorsed the bill to Gagan. Gagan endorsed the bill to Akash, delivered him on the next day. However, the death of Gagan on the same day, his only son Ankit delivered the bill to Akash on the next day as intended by deceased father. On presenting the bill on due date, Baban refused to pay, explaining the importance of delivery of negotiation. बेटा यहाँ पर ये डिलीवरी जो है वो वैलिड नहीं है। वैलिड डिलीवरी कब होगी? जब बंदा जीते जी अपने हाथ से या अपने एजेंट के थ्रू क्या करे, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा जैसे ही उसकी डेथ हो गई है। हाँ, इस केस में बबन जो है वो नया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाकर अपने मरे हुए बाप की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए लायबल होगा, बट बाप के मरने के बाद ये डिलीवरी वैलिड नहीं रहती है, ये ध्यान रखना बेटा। अगला क्वेश्चन आता है, रिलायबल लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इज अ global leader in pharmaceutical product. For payment of sale price machinery important from
एलेक्स इंपोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, यूएस बेस्ड कंपनी, एक्सपोर्टर द इंडियन कंपनी ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। एंड रेजिडेंट एक्सेप्टेड द बिल, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तो बेटा ये क्या बन गया, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, विच इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया। उसके बाद सेकंड कंडीशन में दो ऑप्शन होता है, वेदर इट, या तो ये इंडिया में पेबल होना चाहिए, या ये इंडिया में पेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए, किसके द्वारा, रेजिडेंट। तो ये दोनों कंडीशन पूरी होगी, रेजिडेंट ने एक्सेप्ट कर रखा है और बिल कहां ड्रॉन है, इंडिया में ड्रॉन है। तो दोनों कंडीशन पूरी होगी। तो बताओ ये कौन सा है, ये क्या ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, यस इट इज अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इट इज मेड इन इंडिया एंड इट इज पेबल और एक्सेप्टेड बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि इसकी पेमेंट इंडिया में मिलेगी, चाहे किसी को भी मिलती हो, इंडिया से बाहर मिलती हो, बट दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद आता है कि एक प्रोमिसरी नोट है जिसमें लिखा हुआ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर मेकर। हाँ बिल्कुल, अब उसमें लिखा हुआ है कि इतने दिन बाद पेमेंट करनी है आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो दिखाना तो पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें पेमेंट के लिए प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है। तो बेटा इसमें कुछ केसेस क्या है, सबसे पहला केस व्हेन ड्रॉई, यानी कि मेकर, यहां पर ड्रॉई नहीं आएगा, ये मेकर आएगा, प्रोमिसरी नोट है ना, मेकर नॉट फाउंड, मैं मेकर को ढूंढ रहा हूं, वो मिल नहीं रहा, मेकर नॉट अवेलेबल ऑन फिक्स्ड प्लेस, जो प्लेस फिक्स किया था, या वो प्लेस क्या है, क्लोज्ड है, मैं गया था वो प्लेस क्या है, क्लोज्ड है, जहां पर मेकर ने खुद कह दिया है एक्सेप्टेड हिज लाइबिलिटी कि ठीक है इसको प्रेजेंट मत करना, मैं पेमेंट कर दूंगा। ये केसेस है बेटा जहां पर प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं होती। ये पॉइंट हो गया बेटा। ये आरटीपी जो है, मुझे लगता है कि 2-3 क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको मार्क करवा दिए। बाकी अभी मैं फिर से आपके सामने रिपीट करता हूं कि मुझे पर्सनली आरटीपी बहुत ज्यादा पसंद नहीं होते। सजेस्टेड आंसर अगर आप लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट के करते हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, बट स्टिल मैंने करवा दिया क्योंकि वही बात, 5 नंबर 10 नंबर का एक भी क्वेश्चन अगर इसमें आ गया तो अपना तो फायदा है बेटा। थैंक यू, मिलते हैं सजेस्टेड आंसर के साथ में।